Hello everyone, this is Kritika and welcome back to our YouTube channel Rules of Commerce. ये हमारा यूनिट 2 का लास्ट लेक्चर है एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स फॉर द एग्ज़ाम। तो हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है सप्लाई पे। सप्लाई क्या है? हमने पढ़ा था डिमांड क्या है, अब हम पढ़ेंगे सप्लाई क्या है। इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ सेलर इज़ विलिंग टू सेल एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड क्या होता है? जो हमारा कंज्यूमर खरीदना चाहता है, जो सामान जिस गुड्स एंड सर्विसेज को वो खरीदना चाहेगा एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम में। सप्लाई क्या होता है? जो हमारा सेलर, जो हमारा प्रोड्यूसर है, वो जो सामान बेचेगा गुड्स या सर्विसेज को, वो जो सेल कर रहा होगा उसे हम सप्लाई बोलेंगे। इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। कितना क्वांटिटी कमोडिटी का एक सेलर जो है, एक प्रोड्यूसर जो है इज विलिंग टू सेल, वो बेचना चाहता है एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में वो कितना बेचना चाहता है। हमारा इंडिविजुअल सप्लाई। अब इंडिविजुअल सप्लाई क्या होता है? एक प्रोड्यूसर वो कितना सामान बेचना चाहता है उसे हम बोलेंगे इंडिविजुअल सप्लाई। इट इज़ द सप्लाई ऑफ अ सेलर। एक सेलर, एक फर्म कितना सेल करना चाहता है अपनी कमोडिटी को एक गिवन प्राइस में, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। हो सकता है ना कि इस डेफिनेट 10 डेज ऑफ टाइम में एट ₹50 वो चाहता है कि हम 5000 यूनिट सेल कर दें। तो ये है इंडिविजुअल सप्लाई। नेक्स्ट आता है मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई। अब मार्केट सप्लाई क्या है? इंडिविजुअल सप्लाई का आप जब सम करते हो तो वो होता है मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई में हम बात करते हैं ऑल द सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी एट अ गिवन प्राइस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जितने भी सप्लायर्स हैं, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, जितनी भी फर्म्स हैं, वो कितना सामान बेचना चाहती है, वो होता है मार्केट सप्लाई। नेक्स्ट आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी को अफेक्ट करेंगे? तो 5 फैक्टर्स की हम यहाँ बात करेंगे। फर्स्ट है आपका प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, आपको लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है ये बताती हूँ। लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम व्हेन द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस, व्हेन प्राइसेस डिक्रीजेस सप्लाई ऑल्सो डिक्रीजेस। तो इसी से हमारा है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या? जब भी आपकी प्राइसेस बढ़ेगी सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस घटेगी सप्लाई घटेगा। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। अब आपको प्रोडक्शन करनी है, आप अगर इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, अच्छे टेक्नोलॉजी के साथ अगर प्रोडक्शन करोगे तो क्या होगा? आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी कम आएगा। जब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगा तो आप सप्लाई ज़्यादा करना चाहोगे, क्योंकि अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है तभी तो आप अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके उस मार्केट में आप प्रोडक्ट को ऑफर कर सकते हो एक सर्टेन प्राइस पे। नेक्स्ट है कि अगर आप ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं, अगर आप पुराने टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे होंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फिर हाई हो जाएगा, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होगा तो आपको अपनी सप्लाई घटानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप एक नॉर्मल बात समझो, 10 रुपये का एक सामान हम बेच रहे हैं मार्केट में, बस सडनली क्या हो रहा है, मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसका वो बढ़ गया है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विथ ड्यू टू सम रीज़न वो बढ़ गया। अब मेरे को ये 10 रुपये में ये सामान बेचने में, इस प्रोडक्ट ए को मुझे 10 रुपीज़ में सेल करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही, मतलब मुझे अपना प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, मुझे अपना प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। तो अब मैं लॉस पे तो प्रोडक्ट को सेल नहीं करूँगा, अब मैं क्या कराऊँ? प्राइस बढ़ा दूँ। अब जब मैंने प्राइस बढ़ा दिया तो हो सकता है जो अदर कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में उन्होंने प्राइस तो नहीं बढ़ाई, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में सेल नहीं हो रहा है या फिर कम सेल हो रहा है। तो इसलिए द वाइज डिसीजन क्या होता है कि जब भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो घट रहा है, अगर आप इम्प्रूव टेक्नोलॉजी के साथ कर रहे हो तो सप्लाई बढ़ा दो। अगर आपने ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी यूज़ कर लिया और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर आपका बढ़ गया तो आप सप्लाई ही घटा लो। नेक्स्ट है प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर प्राइस ऑफ इनपुट्स दोनों ही बोलते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपकी कंपनी में कुछ लेबर्स काम करते हैं, उन्हें आपको वेजेस देने पड़ेंगे, आप रेंट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करोगे, आप क्या करोगे? रॉ मटेरियल की प्राइसेस देखोगे, रॉ मटेरियल कितना पे मिल रहा है, आपका ग्रॉस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है
उस पर आपका ये सब डिपेंड करता है। अब क्या होगा अगर आपका प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो हम लेबर वेजेस बात कर रहे हैं लेबर की, और प्राइस बात कर रहे हैं रॉ मटेरियल की, अगर ये सब आपका बढ़ जाता है तो आपका ग्रॉस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी इंक्रीज कर जाएगा, और जब ये इंक्रीज कर जाएगा तो आपका सप्लाई घट जाता है, एंड वाइस वर्सा। अगर आप लेबर कम दे रहे हो, रॉ मटेरियल काफ़ी सस्ती है, तो आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे, सप्लाई आप ज़्यादा करोगे। नेक्स्ट फैक्टर है प्राइस ऑफ अदर गुड्स। प्राइस ऑफ अदर गुड्स से भी हमारा सप्लाई जो है वो अफेक्टेड है। कैसे? आप एक एग्जांपल लो, एक फार्मर है, वो उसका लैंड में वो हाफ में वीट ग्रो करता है, हाफ में राइस। सडनली क्या हुआ है कि वीट का जो प्राइसेस है वो इंक्रीज कर गया, तो उसने क्या किया कि राइस का जो लैंड था जो उसने एलोकेट किया था उसमें से भी वो हाफ ले लेता है और वीट ज़्यादा ग्रो करने लगता है, सो दैट उसको प्रॉफिट ज़्यादा आए। तो वीट का तो क्या हुआ, सप्लाई बढ़ गया, लेकिन राइस का जो प्रोडक्शन है वो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस सेम है, लेकिन फिर भी उसका सप्लाई घट गया। तो ये होता है प्राइस ऑफ अदर गुड्स। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा चेंज इन एक्साइज ड्यूटी। चेंज इन एक्साइज ड्यूटी, अगर आपका एक्साइज ड्यूटी काफ़ी हाई रहेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हाई आएगा एंड सप्लाई आपको अपना रिड्यूस करना पड़ेगा, एंड वाइस वर्सा। इसका जस्ट ऑपोजिट, क्योंकि आप अगर टैक्सेस ज़्यादा दे रहे हो तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। अब जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया तो आपको अपना सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज करने की ज़रूरत है। तो ये था हमारा सप्लाई क्या होता है, इंडिविजुअल सप्लाई क्या होता है, मार्केट सप्लाई क्या होता है, एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। आप इंडिविजुअल डिमांड या फिर इंडिविजुअल सप्लाई, आप इंडिविजुअल का जब सम करोगे तो ही आपका मार्केट डिमांड होता है और फिर ही आपका मार्केट सप्लाई भी बनता है। इंडिविजुअल सप्लाई, नाम ही है इंडिविजुअल, मतलब एक इंसान की आप बात करो, एक इंसान कितना क्वांटिटी डिमांड कर लिया तो इंडिविजुअल डिमांड, एक इंसान कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस कर लिया तो वो इंडिविजुअल सप्लाई, और इन सबको ऐड करोगे तो मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई रिस्पेक्टिवली आप कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड। डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है हमारा प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ेगा, प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी सप्लाई भी घटेगा। It implies that higher the price, greater the quantity supplied, and lower the price, smaller the quantity supplied. ये है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई। अब हम बात करते हैं कि हम सप्लाई शेड्यूल क्या होता है। जब टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो सप्लाई शेड्यूल होता है। इट इज़ अ टेबल शोइंग द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी बाय अ सेलर एट डिफरेंट प्राइस। डिफरेंट प्राइस पे वो सेलर जो है कितने क्वांटिटी सेल कर रहा है वो हमें कैसे पता चलता है, सप्लाई शेड्यूल से। सप्लाई शेड्यूल का एक एग्जांपल अगर देखते हैं हम, तो प्राइस एंड सप्लाई, जब हमारा प्राइस 10 है तो सप्लाई 40 है, प्राइस 20 हुआ, सप्लाई 80 हुआ, प्राइस 30 हुआ, ये आपका 120 हुआ। इस तरह से आपका ये क्या है, सप्लाई शेड्यूल। और इसी को जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ पेपर पे जब प्लॉट करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा सप्लाई कर्व। Supply schedule of a seller is plotted on the graph paper. We get a curve called the supply curve. जब हम इस सप्लाई शेड्यूल को ग्राफ पेपर पे बनाते हैं तो हम बोलते हैं सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व शोज ज्योमेट्रिकली द रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड। रिलेशन किस में होता है, प्राइस और सप्लाई में वो रिलेशन बताता है। द सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। सप्लाई कर्व क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों, ड्यू टू इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट। हमारा सप्लाई क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई, मार्केट सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई, सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व। आई होप आपको सब समझ आ गया। टॉपिक है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जैसा था सेम टू सेम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी है, बस वहाँ पे आप क्वांटिटी डिमांडेड की बात कर रहे थे और यहाँ पे हम क्वांटिटी सप्लाई की बात करेंगे। 5 टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक एंड यूनिटरी। इसको याद रखने का बेस्ट तरीका है, डिमांड आपको याद है, सप्लाई याद है। 5 टाइप्स होते हैं, इनइलास्टिक और इलास्टिक और यूनिटरी। ये 3 मैंने पढ़ाया ही है। आपको करना क्या है, बस परफेक्टली इलास्टिक, फिर परफेक्टली इनइलास्टिक भी होगा,
ऐसे ही रिलेटिवली इलास्टिक होगा, फिर रिलेटिवली इनइलास्टिक होगा एंड यूनिटरी होगा। तो ये 5 है। अब हम देखते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, इन्फिनाइट सप्लाई एट ए पर्टिकुलर प्राइस एंड द सप्लाई बिकम्स जीरो विथ अ स्लाइट फॉल इन प्राइस। हमारा लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है उसका प्राइस के साथ। प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी, और प्राइस डिक्रीज होगी तो सप्लाई भी डिक्रीज होगी। डायरेक्ट है रिलेशनशिप हमारा सप्लाई और प्राइस का। प्राइस परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई जो है ये भी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, और परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। आपको डे टू डे मार्केट में इसे देखने नहीं मिलेगा। अब परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में क्या होता है कि आपका जो सप्लाई है वो इन्फिनाइट होता है। पर्टिकुलर प्राइस पे इन्फिनाइट सप्लाई आप कर रहे हो एट ए पर्टिकुलर प्राइस एंड द सप्लाई बिकम जीरो विथ अ स्लाइट फॉल इन प्राइस। नॉर्मली आपका लॉ क्या बोलता है कि आपका सप्लाई जो है, आपका प्राइस अगर इंक्रीज करेगा तो सप्लाई भी इंक्रीज करेगा, प्राइस डिक्रीज करेगा तो सप्लाई भी डिक्रीज करेगा। बट जब हम बात करें परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई की, तो इसमें क्या हो रहा है, इन्फिनाइट सप्लाई एट अ पर्टिकुलर प्राइस, एक पर्टिकुलर प्राइस है, लेकिन यहाँ पे जो सप्लाई है वो क्या है, इन्फिनिटी है। सप्लाई क्या है, इन्फिनिटी है। एंड द सप्लाई बिकम जीरो विथ स्लाइट फॉल इन प्राइस। थोड़ा सा आपका प्राइसेस अगर डिक्रीज नहीं किया कि आपका सप्लाई जो है वो जीरो हो जाएगा। जब इस तरह का कंडीशन होगा तो हम बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। अब इसका डायग्राम हम देखते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। प्राइस 40 है तब सप्लाई 100 थी, प्राइस 40 है फिर भी आपने सप्लाई बढ़ा दिया। बट लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है कि जब प्राइस बढ़ेगी तब ना आपको सप्लाई बढ़ाना है। बट आप क्या कर रहे हो, प्राइस तो 40 है लेकिन आपने सप्लाई 200 कर दी, प्राइस 40 है लेकिन आपने सप्लाई 300 कर दी। तो इस केस में क्या होगा, आपका जो सप्लाई का कर्व है, सप्लाई का कर्व है वो एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा। नेक्स्ट है परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। यहाँ पे क्या है कि आपका सप्लाई डज नॉट चेंज विथ प्राइस। प्राइस तो फ्लक्चुएट कर रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बट आप सप्लाई को अपने कोई चेंजेस नहीं कर रहे हो। एग्जाम्पल देखते हैं, प्राइस 20 है, सप्लाई 10 है, प्राइस 30 मतलब प्राइस बढ़ा तो अब सप्लाई बढ़ना चाहिए, बट आपने सप्लाई 10 ही रखा। प्राइस 40 हो गया, फिर से बढ़ा सप्लाई, बट फिर भी आप 10 ही रखे हो। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आपका जो सप्लाई का कर्व होगा वो वर्टिकल होगा वाई एक्सिस पे। मैंने प्लॉटिंग की है। आप जब भी डिमांड एंड सप्लाई एग्जाम में लिखो तो साथ में आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और शेड्यूल के साथ अगर लिखते हो तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। नेक्स्ट है कि परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो ज़ीरो होता है। नेक्स्ट कंडीशन है रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई। अब इसमें क्या होता है, डिमांड में भी यही हो रहा था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर दैन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब भी हम इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो हम परसेंटेज में बात कर रहे हैं, वो डिमांड हो या फिर सप्लाई। रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई में क्या होगा कि परसेंट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज ग्रेटर दैन परसेंट चेंज इन प्राइस। यहाँ पे कर्व जो है वो आपका फ्लैटर कर्व होगा। अब एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो ग्रेटर दैन 1। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगा, ग्रेटर दैन 1। अगर आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बस क्वांटिटी डिमांड नहीं करेगा, क्वांटिटी सप्लाई कर दो तो सब कुछ सेम ही है। आप एक बार कंपैरेटिव स्टडी करके देखना, फिर आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। लॉ ऑफ सप्लाई बस आपको क्या बोलता है कि आप प्राइसेस बढ़ेंगे सप्लाई बढ़ेगा। डिमांड का क्या था, इन्वर्स रिलेशनशिप था। तो सप्लाई और डिमांड बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज ग्रेटर देन परसेंट चेंज इन प्राइस। एग्जाम्पल देखते हैं, प्राइस 10 है तो सप्लाई जो है वो 100 है, बट प्राइस 20 हुआ मतलब 10 से इंक्रीज किया तो सप्लाई जो है 300 हो गया, जबकि इसको क्या होना था, 200 होना था। तो अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। मैंने किया 10 पे 100 एंड 20 पे 300। अब आप देखो ये जो कर्व है ना वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि कर्व जो है वो फ्लैटर है। नेक्स्ट आता है रिलेटिवली इनइलास्टिक सप्लाई। यहाँ पे परसेंट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज लेस देन परसेंट चेंज इन प्राइस। इसका जस्ट उल्टा इनइलास्टिक होगा।
यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज स्मॉलर देन 1। प्राइस 10 है तो सप्लाई 100 है, प्राइस 20 हो गया, 10 से बढ़ा लेकिन सप्लाई 150 हुआ, 200 नहीं होकर। तो आप देख लो कर्व कहाँ है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका भी कर्व ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है। लास्ट है यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, यहाँ पे क्या होगा, ES इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1, यूनिटरी, यूनिट मतलब 1 का बात कर रहे हैं। परसेंट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू परसेंट चेंज इन प्राइस। अब इसकी ग्राफ देखें, प्राइस 10 है तो सप्लाई 100 है, प्राइस 15 मतलब 5 से बढ़ा, सप्लाई भी जो है आपका 150 हो गया, 150 हुआ। आप अब यहाँ पे ग्राफ करो, 10 पे 100 एंड 15 पे 150, तो देखो इसका जो सप्लाई का कर्व है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। तो जब भी आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा मतलब वो क्या है, यूनिटरी इलास्टिसिटी सप्लाई है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लो, एंड इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे DM करके पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर करूँगी। हमारा इक्विलिब्रियम बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, इक्विलिब्रियम इक्वल, कहाँ पे आपका डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करता है, इक्वल हो जाता है। अब आप देखो मैंने एग्जाम्पल से ही समझाया है आपको और बहुत आसान है ये। प्राइस 1 2 3 4 5 लिया, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलती है, प्राइस 1 है तो अगर ये 60 है तो प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड घट गया 50, प्राइस और इंक्रीज हुआ 3 तो डिमांड 40, प्राइस 4 तो डिमांड 30, प्राइस 5 तो डिमांड 20। बट लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलती है, प्राइस बढ़ता जाएगा और सप्लाई भी बढ़ता जाएगा। प्राइस 1 था तो सप्लाई 20, प्राइस 2 हुआ तो सप्लाई भी बढ़ के 30 हो गया, प्राइस जब 3 हुआ तो सप्लाई और बढ़ा और 40 हो गया, जब प्राइस 4 तो सप्लाई बढ़ के 50, प्राइस 5 तो सप्लाई बढ़कर 60। अब आप इसको ग्राफ पेपर पे प्रेजेंट कर दो, आप ग्राफ बना लो। देखो इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, जब प्राइस 3 होता है, जब प्राइस 3 होता है तो 40 और 40 मतलब प्राइस 3 पे क्या होता है, डिमांड कर्व, ये है आपका डिमांड और ये है आपका सप्लाई कर्व, सॉरी ये है आपका डिमांड और ये है आपका सप्लाई कर्व। तो डिमांड और सप्लाई कर्व प्राइस 3 पे फॉर द यूनिट 40 इंटरसेक्ट कर रहा है, आपस में मिल जा रहा है, तो ये पॉइंट होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब इस इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब क्या होता है कि प्राइस जब 3 होता है तब प्रोड्यूसर भी सप्लाई करने के लिए रेडी है, दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, और कंज्यूमर भी खरीदने के लिए रेडी है। तो ये होता है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट बस वही है जहाँ पे आपका डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वो आपका हो जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए या फिर आप इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय बच्चों, कीप लर्निंग, कीप हसलिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।